नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बच्चे अपनी लाइनमैन एसए और जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या है लाइनमैन शिफ्ट अटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है। तो आज से आप अपनी रेगुलर तैयारी रखें। तो इस कड़ी में हमने डोमेस्टिक वायरिंग की थ्योरी की क्लासें कर ली है। आज हम डोमेस्टिक वायरिंग की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे। तो इससे पहले थ्योरी क्लास कर ली है। आज हमारी क्या है वायरिंग की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 1 है। थ्योरी की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारा आज का चैप्टर है वायरिंग। तो वायरिंग क्यों की जाती है? विद्युत सप्लाई के उपभोग के लिए हम क्या करते हैं वायरिंग करते हैं। क्या विद्युत के उपभोग के लिए किसी कार्यशाला उपयोगशाला या घरों के अंदर उसकी शक्ति का उपभोग करने के लिए क्या की जाती है वायरिंग की जाती है। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। घरेलू वायरिंग में सामग्री का आकलन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो हमने क्या करनी है घरेलू वायरिंग करनी है। सामग्री का आकलन करने के लिए भाई हमें वायरिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसमें हमें किस चीज की जरूरत होगी। तो घरेलू वायरिंग में सामग्री का आकलन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन ए कह रहा है वायरिंग चित्र की, ऑप्शन बी कह रहा है परिपथ चित्र की, ऑप्शन सी कह रहा है भवन निर्माण की, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो हमने क्या अपने घर के अंदर वायरिंग करनी है उसके लिए हमें किस किस सामान की जरूरत होगी या क्या क्या सामग्री हमें चाहिएगी, उस सामग्री का प्रयोग करने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ऑप्शन ए कह रहा है वायरिंग चित्र की, भाई जो हमने वायरिंग करनी है उसके पास हमारे क्या होना चाहिए उसका पहले से एक डायग्राम तैयार होना चाहिए, रफ डायग्राम। ऑप्शन बी कह रहा है उसका परिपथ बना होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, स्विच कहाँ पे लगेगा, सॉकेट कहाँ पे लगेगा, फैन कहाँ लगेगा, या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ लगेगा, एमसीबी कहाँ स्थापित होगी, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है भवन निर्माण, भवन हमारा कैसा बनाना है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए व बी दोनों। तो हमें जब भी सामग्री की जरूरत होगी तो हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास एक तो जो हमने वायरिंग करनी उसका सर्किट डायग्राम हमारे पास होना चाहिए और दूसरा क्या भाई परिपथ चित्र हमारे पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हमारे क्या है राइट आंसर है। तो हमें क्या भाई घरेलू वायरिंग में सामग्री का आकलन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो वायरिंग चित्र की जरूरत होती है और परिपथ की चित्र की जरूरत होती है। फर्श से छत पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो पूछ रहा है जो हमारे पास फर्श होता है और हमारे छत का पंखा लगा होता है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये हमारे पास रूम होता है, ये हमारा क्या है फर्श है, क्या फर्श, और यहाँ पे हमारा क्या लगता है फैन लगता है, क्या लगता है हमारे पास क्या है फैन। तो पूछ रहा है भाई इस फर्श से इस फैन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है भाई 2.5 मीटर होती है, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 2.75 मीटर और ऑप्शन डी 1 मीटर। तो हमारे पास क्या होती है कम से कम जो हम प्रयोग करते हैं हमारे पास कितनी होनी चाहिए 2.5 से लेकर 3 मीटर तक हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। कितने तक? 3 मीटर तक प्रयोग करते हैं। कम से कम तो ये होती है 2.5 मीटर। तो फर्श से छत पंखे की न्यूनतम ऊंचाई हमारे पास कितनी होती है तो 2.5। तो हमारे पास कितनी होती है 2.5। इससे कम ऊंचाई पर हम क्या नहीं कर सकते फैन को स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS नियम के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में लोड और अधिकतम बिंदु होते हैं। तो BIS हमारे पास क्या होता है तो BIS होता है हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने हमारे नियम बनाए थे, क्या बनाए थे वायरिंग के नियम बनाए थे। तो इन्होंने कहा था जो भी परिपथ होता है उसको उप परिपथों में विभाजित करना चाहिए। किसमें? उप परिपथों में, उप परिपथों में विभाजित करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कितने होते हैं लाइट एंड
लाइट एंड फैन परिपथ, और दूसरा हमारे पास होता है पावर परिपथ। तो दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पावर परिपथ। लाइट एंड फैन में हमारे पास क्या होते हैं? बिंदु होते हैं 10। बिंदु कितने हो सकते हैं? 10। और लोड हमारे पास कितना होता है? तो ज्यादा से ज्यादा लोड हमारे पास होता है 800। दूसरा हमारे पास है पावर। पावर के अंदर हमारे उपभोग बिंदु कितने होते हैं? 2 बिंदु। उपभोग बिंदु कितने होते हैं? 2। और लोड हमारा मैक्सिमम कितना होता है? 3000 वाट। तो कितना होता है? 3000 वाट। तो इसमें पूछ रहा है हमारे पास BIS नियम के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में लोड और अधिकतम बिंदु कितने होते हैं? ऑप्शन ए 200 वाट और 5 पॉइंट होते हैं। ऑप्शन बी 600 वाट और 8 पॉइंट होते हैं। ऑप्शन सी 1200 वाट और 10 पॉइंट होते हैं। ऑप्शन डी 800 वाट और 10 पॉइंट होते हैं। तो हमारे BIS नियम के अनुसार उप परिपथों में इसको विभाजित किया जाता है। तो लाइट एंड फैन परिपथ के लिए हमारे पास कितने होते हैं? तो 10 तो बिंदु होते हैं और 800 वाट हमारे पास क्या होता है? लोड होता है। अधिकतम कितने पॉइंट यूज कर सकते हैं? या तो हम 10 पॉइंट यूज कर सकते हैं, या अधिकतम उसके ऊपर कितना 800 वाट का लोड स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेक्षण सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो किसके बारे में पूछ रहा है हमारे पास? घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेक्षण सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? अंतर्वेक्षण सुरक्षा को हम बोलते हैं IP। क्या बोलते हैं? IP रेटिंग। इनग्रेस प्रोटेक्शन क्या होती है? इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होती है? IP इनग्रेस 65, IP 56, IP 38, IP 75। तो हमारे पास घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो हमारे घर के बाहर लगाए जाने वाली IP रेटिंग कितनी होती है? 65। कितनी होती है? 65 होती है। और इसमें पहला मैं बता, जो पहला पॉइंट होता है हमें ये धूलकण के बारे में बताता है, और दूसरा हमारे भाई ठोस वस्तुओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, IE नियम के अनुसार फ्यूज कहाँ लगाना चाहिए? ये पूछ रहा है हमारे पास। IE का मतलब क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड हमारे पास क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार फ्यूज कहाँ पे लगाना चाहिए? फ्यूज हमारे क्या होता है? ये हमारे पास एक क्या है? सुरक्षा उपकरण है। क्या होता है? सुरक्षा उपकरण होता है। क्या होता है? सुरक्षा उपकरण हमारे पास। ऑप्शन ए सॉकेट में, फ्यूज सॉकेट में लगाया जाता है। ऑप्शन बी लैंप के साथ लगाया जाता है। ऑप्शन डी वितरण बोर्ड में लगाया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो IE नियम के अनुसार फ्यूज को कहाँ लगाना चाहिए? सॉकेट में लगाना चाहिए, स्विच में लगाना चाहिए, लैंप के साथ लगाना चाहिए, या वितरण बोर्ड में लगाना चाहिए। तो फ्यूज को हम कहाँ पे स्थापित करते हैं? तो हम वितरण बोर्ड के अंदर क्या करते हैं? फ्यूज को स्थापित करते हैं। किसमें? वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। बांटने वाला, जहां से सप्लाई क्या है? सभी उप परिपथों को जहां से सप्लाई प्राप्त होती है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसी के अंदर हमारे क्या मेन स्विच लगा होता है, वहीं पे हमारे क्या भाई फ्यूज स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए इंस्टॉलेशन वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को स्थापित किया जाना चाहिए? भाई जब हमने क्या करनी है? नई इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण करनी है तो किस नियम के अनुसार स्थापित करनी चाहिए? भारतीय विद्युत नियम 1965, ऑप्शन बी भारतीय विद्युत नियम 1950, ऑप्शन सी भारतीय विद्युत नियम 1944, ऑप्शन डी है भारतीय विद्युत नियम 1956। तो नए इंस्टॉलेशन वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को स्थापित किया जाना चाहिए? तो हमारे पास किस नियम के अनुसार स्थापित करना चाहिए? तो हमारे पास भारतीय विद्युत नियम 1965 के 56 के अनुसार।
तो किसके अनुसार? भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार हमने स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार डीसी करंट की आपूर्ति में पॉजिटिव, नेगेटिव और तटस्थ तार का रंग होता है। तो किसका पूछ रहा है? पॉजिटिव तार का, नेगेटिव तार का और अर्थ तार का रंग पूछ रखा है। कैसा होता है? किसके अंदर? डीसी सप्लाई के अंदर। किसके? डीसी आपूर्ति के अंदर इन तीन चीजों के बारे में पूछ रहा है। पॉजिटिव तार का रंग कैसा होता है, नेगेटिव तार का रंग कैसा होता है और तटस्थ तार का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, काला और हरा। ऑप्शन बी है लाल, नीला और काला। ऑप्शन सी है लाल, सफेद और भूरा। ऑप्शन डी है लाल, नीला और पीला। तो हमारे पास जो डीसी के अंदर जो सप्लाई होती है उसमें पॉजिटिव तार का रंग कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है और तटस्थ तार का रंग कैसा होता है। तो हमारे पास कैसा होता है? तो हमारे पास जो पॉजिटिव तार होता है उसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल। नेगेटिव का होता है नीला और तटस्थ तार का होता है हमारे पास काला। कैसा होता है? काला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है लाल, नीला और काला। लाल, नीला और पीला हमारे पास किसके एसी सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ये फेज पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? फेज पॉइंट। अगर एसी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? फेज वायर हमारे पास कौन से होते हैं? तो एसी में फेज होते हैं हमारे पास लाल, पीला और हरा। और न्यूट्रल हमारे पास किस रंग की होती है? तो न्यूट्रल होती है हमारे पास काला रंग। कैसा होता है? काला रंग। अर्थ का पूछे तो हमारे पास होता है हरा। कैसा होता है? हरा। तो साथ में हमने ये चीज भी याद रखनी है, RYB रेड, येलो और ब्लू। हरा नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है? नीला। RYB रेड, येलो और ब्लू। लाल, नीला और पीला। तो हमारे पास ये होते हैं एसी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले 3 टर्मिनल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास जो घर की वायरिंग करते हैं उसके अंदर हमारे 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लाइन, न्यूट्रल और फेज। ऑप्शन ए कह रहा है भाई लाइन होती है हमारे पास। ऑप्शन बी न्यूट्रल और फेज। ऑप्शन बी है लाइन होती है, फेज होता है और ग्राउंड होता है। ऑप्शन सी है लाइन होती है, न्यूट्रल होती है और अर्थिंग होती है। ऑप्शन सी लाइन होती है और अर्थिंग। तो कहने का मतलब हमारे पास जो हमारे पास सॉकेट होता है, तो सॉकेट में हम 3 तार स्थापित करते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है और एक ये। तो हमारे पास इसके अंदर 3 तार कौन कौन सी आती है? तो इसके अंदर एक तो आती है हमारी न्यूट्रल। कौन सी आती है? न्यूट्रल। तो जिसके अंदर न्यूट्रल नहीं है वो हमारा क्या नहीं होगा? ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी हमारी इसके अंदर क्या आती है? फेज। दूसरी कौन सी सप्लाई आती है? फेज। और तीसरी इसके अंदर कौन सी आती है? हमारी अर्थ। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों चीज है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हमारे किसके अंदर है? तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या भाई? लाइन, फेज सप्लाई, न्यूट्रल है और अर्थिंग। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो घर की वायरिंग के अंदर जो 3 तारें प्रयोग की जाती है उनमें एक तो लाइन जो मेन सप्लाई होती है, दूसरी होती है हमारे पास न्यूट्रल और तीसरी तार हम प्रयोग करते हैं अर्थिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वोल्ट अधिस्थापना पर। क्या भाई 500 वोल्टेज की हमने क्या करनी है? अधिस्थापना करनी है। उसके ऊपर इंसुलेशन प्रतिरोध कम से कम किससे कम नहीं होना चाहिए? तो हमारे पास जो ये कंडक्टर है इसके ऊपर जो हम इंसुलेशन स्थापित करेंगे ये हमारे पास कितने का है?
500 वोल्ट का है। तो कह रहा है इसका इंसुलेशन है, ये क्या है, इंसुलेशन। तो ये किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 50,000 मेगा ओम, ऑप्शन बी 100 मेगा ओम, ऑप्शन सी 500 मेगा ओम और ऑप्शन डी 100 मेगा ओम। तो ये हमारे भाई चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 5 और लिखो यहाँ पे ए। तो कितना होता है हमारे पास 50 मेगा ओम, कितना 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, किससे 50 मेगा ओम से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कितना 50 मेगा ओम से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, किससे 50 मेगा ओम से उसका क्या नहीं होना चाहिए भाई, इंसुलेशन कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत वायरिंग में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। तो हमारे पास क्या, जब भी हम घर की वायरिंग करते हैं, जो हमारे फैन है, लैंप है, या जो भी उपकरण है, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं एक दूसरे से? ऑप्शन कह रहा है ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी डेल्टा में और ऑप्शन डी स्टार में। तो जो हमारे घर के कनेक्शन किए जाते हैं, हमारे पास से ये एक लैंप होता है, या हमारे पास क्या होता है, एक फैन होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है। इसके अंदर हमारा क्या लगे हुआ है, सॉकेट लगे हुए हैं, और क्या लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं। इस प्रकार से हमारे होते हैं। इसके अंदर हमारी दो सप्लाई आती है, एक होती है न्यूट्रल और एक होती है फेज। तो न्यूट्रल सप्लाई हमने किसको दी है, सॉकेट को दी है, और सॉकेट से ही निकाल के हम किसको देते हैं, लैंप को दे दी। इस लैंप से ही हमने किसको दी है, फैन को। और यहां से हमारे पास ये आई है फेज सप्लाई। तो फेज सप्लाई हमने स्विच के एक पॉइंट के ऊपर दे दी, या एक तार डाल के इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ताकि सभी के अंदर क्या पहुंच जाए, फेज सप्लाई पहुंच जाए। यहां से हम क्या करते हैं, तार लेके इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। यहां से जब स्विच ऑन करेंगे तो फेज सप्लाई इसके अंदर आ जाएगी, यहां से सॉकेट के अंदर चली जाएगी। यहां से मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर जोड़ दिया है, और यहां से इस फैन की दूसरी तार को इस स्विच से जोड़ दिया। तो ये तो होता है हमारे पास पैरेलल, ऐसा है पैरेलल क्रम। तो अब हमारे क्या, ये पैरेलल क्रम में है। तो इसका मतलब है जो सा स्विच हम चलाएंगे तो हमारी वही चीज क्या होगी, ऑन। दूसरा हम, तो हमारे जो घर के कनेक्शन होते हैं, पहले तो हम ऑप्शन क्या होते हैं, समांतर क्रम के अंदर जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम का फायदा क्या है, जितने भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं सबको वोल्टेज क्या मिलेगी, समान वोल्टेज क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी समान, सबको वोल्टेज क्या मिलेगी, समान। और करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अगर इन्हीं को हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मान लेते हैं हमारे पास ये लैंप है और ये हमारे पास क्या है, फैन। यहां से हमारी न्यूट्रल सप्लाई आई, मैंने इसको दे दी, यहां से निकाल को इसको दे दी। अब इनके लिए हमारे पास केवल एक ही स्विच प्रयोग होगा, क्या होगा, एक स्विच प्रयोग होगा। इस स्विच में फेज सप्लाई आई, यहां से हमने इसको दे दी, फेज सप्लाई आई, ये हमारा क्या था, लैंप था, यहाँ इसको ये न्यूट्रल सप्लाई दी, यहाँ से इसका ये कनेक्शन कर दिया। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो एक ही स्विच से लैंप भी ऑन होगा और फैन भी ऑन होगा, एक ही साथ दोनों चीजें ऑन होगी और एक ही क्या होगी, ऑफ होगी। तो इनको वोल्टेज क्या मिलेगी, अलग अलग वोल्टेज क्या मिलेगी, अलग अलग। तो एक तो पूरी रेटिंग पे चलेगा, दूसरा क्या चलेगा, कम रेटिंग पे चलेगा। इसलिए जो घर के कनेक्शन किए जाते हैं किस में किए जाते हैं, समांतर क्रम में, ताकि सभी उपकरणों को वोल्टेज क्या मिले, समान मिले। और जो भी खराब होगा तो वही बंद होगा, बाकी क्या रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए जो घर की वायरिंग होते हैं उसके कनेक्शन किसके अंदर किए जाते हैं, समांतर क्रम में किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं, समानांतर क्रम के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है। तो पूछ रहा भाई उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कट आउट से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है उदासीन बिंदु, ऑप्शन बी है अर्थिंग बिंदु, ऑप्शन सी है उपभोक्ता टर्मिनल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उदासीन बिंदु हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल। कौन सा होता है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल को हम क्या बोलते हैं? उदासीन। अर्थिंग बिंदु होता है जहां हमने अर्थिंग कर रखी है। ऑप्शन सी उपभोक्ता बिंदु होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उस बिंदु को कहा जाता है उपभोक्ता टर्मिनल जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता का टर्मिनल कहा जाता है जहां से उसकी वायरिंग को क्या करते हैं? हम कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है। तो जो हम घर के अंदर वायरिंग करते हैं उन तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसके अनुसार है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार घर के अंदर जो वायरिंग के लिए जो तार प्रयोग की जाती है उनकी वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ए 440 वोल्टेज, ऑप्शन बी 1100 वोल्टेज, ऑप्शन सी 220 वोल्टेज, ऑप्शन डी 600 वोल्टेज। तो घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है BIS के अनुसार। तो कितनी होती है हमारे पास? तो हमारे पास कितनी होती है? 1100 वोल्टेज। वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होती है? 1100 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग उपकरण कौन से नियमों के होने चाहिए? तो जो भी हमने क्या करने हैं वायरिंग उपकरण प्रयोग करने हैं उनके ऊपर कौन सी चीज का मार्का होना चाहिए या किस नियमों के होने चाहिए? ऑप्शन ए ISI, ऑप्शन बी विदेशी मानक, ऑप्शन सी स्थानीय मानक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो उपकरण होते हैं वो किसके होने चाहिए? ISI मार्क के होने चाहिए, विदेशी मानक के होने चाहिए, स्थानीय मानक के होने चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे उपकरण होते हैं वो क्या होने चाहिए? ISI मानक से निर्मित होने चाहिए। इसे ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है? ISI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के उप परिपथ में लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो बिजली के उप परिपथ में लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 400 वाट, ऑप्शन बी है 800 वाट, ऑप्शन सी है 3000 वाट और ऑप्शन डी है 5000 वाट। तो हमने लोड पढ़े थे दो प्रकार के। तो एक में हमारे पास क्या था? 800 वाट और दूसरे में हमारे पास कितना था? 3000 वाट। तो उप परिपथ के अंदर लोड कितने वाट से अधिक नहीं हो सकता हमारा? तो अधिकतम लोड हमारे किससे? 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? 3000 वाट से अधिक हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? लोड नहीं होना चाहिए उप परिपथ के अंदर। ये था हमारे लाइट एंड फैन और ये था हमारे पास पावर का। किसका था? पावर का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? तो ये पूछ रहा भाई सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर को चलाने के लिए और मोटर को बंद करने के लिए किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन वायरिंग, ऑप्शन बी है एंटरटेनमेंट वायरिंग, ऑप्शन सी है पावर वायरिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने और डिस्कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायरिंग प्रयोग होती है? तो इसके लिए हमारे पास होती है पावर वायरिंग। कौन सी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? पावर वायरिंग का प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण। तो कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण है, यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़ा है या नहीं। तो पूछ रहा भाई फेज केबल में जुड़ा है या नहीं। तो फेज केबल में अगर फेज सप्लाई जुड़ी हुई है तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़ा है या नहीं। ऑप्शन ए ओपन सर्किट परीक्षण। तो ओपन सर्किट परीक्षण हम किस लिए करते हैं, तो ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं लोहा निज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी है ध्रुवीयता परीक्षण। ऑप्शन सी है इंसुलेशन परीक्षण है। तो इंसुलेशन परीक्षण तो उसका प्रतिरोध सही है नहीं है, इंसुलेशन सही है नहीं, उसके लिए क्या आता है। और शॉर्ट सर्किट परीक्षण हमारा किसके लिए क्या आता है, तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण तांबा हानि को ज्ञात करने के लिए क्या आता है। अगर केबल के अंदर फेज सप्लाई सही से जुड़ी है या नहीं तो उसके लिए हमारे पास होता है ध्रुवीयता परीक्षण। कौन सा, ध्रुवीयता परीक्षण से ज्ञात किया जाता है भी फेज केबल के अंदर जुड़ा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सब सर्किट के प्रत्येक में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या भाई पावर उप परिपथ है, क्या पावर सब सर्किट का मतलब उप परिपथ है। तो क्या भाई पावर उप परिपथ है। तो पावर उप परिपथ के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो चीजें होती है। लोड हमारे पास कितना होता है, तो लोड होता है अधिकतम 3000 वाट, कितना 3000 वाट। और पॉइंट कितने हो सकते हैं, तो पॉइंट होते हैं हमारे पास दो। कितने होते हैं, पावर सब सर्किट में प्रत्येक में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं, तो हमारे पास कितने होते हैं, दो आउटलेट हो सकते हैं। कितने, तो आउटलेट हो सकते हैं, या तो दो बिंदु हो गए या हमारे पास क्या हो सकता है मैक्सिमम लोड 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो हमारे घर के अंदर जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं तो उनके बारे में पूछ रहा हूं, उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। जो घर के अंदर हम फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पंखा है, प्रेस है, उन चीजों के लिए हमारे पास वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। तो भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। तो सबको पता हमारे पास घर के अंदर जो हमारी सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 220 से लेकर 240 वोल्टेज तक आती है। और उसमें प्लस माइनस 6% क्या होता है, स्वीकार्य हो सकता है। 6% तो सप्लाई कम भी हो सकती है और 6% तो सप्लाई क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो भारत में घरेलू विद्युत वायरिंग उपकरणों के लिए वोल्टेज रेटिंग क्या है, 110 वोल्टेज। ऑप्शन बी 2200 वोल्टेज। ऑप्शन सी 440 वोल्टेज। ऑप्शन डी 220। तो हमारे पास कितनी होती है, 220 वोल्टेज होती है। और इसमें क्या होता है भाई, प्लस माइनस 6% का अंतर आ सकता है। क्या आ सकता है, प्लस माइनस 6% का क्या आ सकता है, अंतर आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है घरेलू वायरिंग के लिए सामान्यतः नियम के अनुसार। क्या भाई घरेलू वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर ऊंचाई पर स्थापित नहीं होने चाहिए। तो कितनी ऊंचाई से ऊपर स्थापित नहीं होने चाहिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो किस ऊंचाई से ऊपर हमारे पास क्या नहीं होने चाहिए, स्थापित नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2.75 मीटर। ऑप्शन बी कह रहा है 1.5 मीटर। ऑप्शन सी कह रहा है 2 मीटर। ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो 2.35 मीटर पर हम क्या लगा सकते हैं, फैन। क्या लगा होता है हमारा, फैन है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है रेटिंग, 2.5 से 3 क्या हो सकती है ये। 1.5 मीटर पे हमारे क्या लगा होता है, स्विच बोर्ड। क्या लगा होता है, स्विच बोर्ड। क्या लगा होता है, स्विच बोर्ड। तो हमारा वितरण बोर्ड फ्लोर तल से कितनी ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए, तो 2 मीटर। कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फरस से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है। तो अभी क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास क्या फरस, यहाँ पे हमारा क्या लगता है स्विच बोर्ड। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए,
तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है हमारे पास? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.9 मीटर, ऑप्शन सी है 2.75 मीटर और ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो हमारे फर्श से ये हमारे पास है फर्श और ये हमारे पास है स्विच बोर्ड। क्या है? स्विच बोर्ड है। तो इनके बीच की जो ये दूरी होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। BIS नियम के अनुसार कितनी होती है? 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IE नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन की आपूर्ति की गई अधिकतम धारा के भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, हमने कोई भी इंस्टॉलेशन वायरिंग कर रखी है, वायरिंग स्थापित कर रखी है, उसके अंदर हमारा जो अधिकतम करंट आता है, वायरिंग के अंदर जो अधिकतम करंट आता है, तो उस करंट में से लीकेज करंट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, कितना मान उसमें स्वीकार्य होता है। तो हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, इसमें कितना है 20 एम्पियर करंट चल रहा है। कितना? 20 एम्पियर करंट चल रहा है तो इस लाइन के अंदर। तो इस लाइन में जो लीकेज करंट है, क्या है? लीकेज करंट है, लीकेज करंट। तो इसका मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो लीकेज करंट का मान 20 एम्पियर में से कितना नहीं होना चाहिए? इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस कह रहा भाई 1/5000 1/500, ऑप्शन बी है 1/5000, ऑप्शन सी 1/100 और ऑप्शन डी है 1/200। तो जो लीकेज करंट होता है हमारा, तो टोटल करंट का 1/5000 हिस्सा होता है। कितना होता है? 1/5000 हिस्सा होता है। तो जैसे हमारे पास ये 20 एम्पियर है, तो इसका क्या भाई 5000 हिस्सा स्वीकार्य होता है। कितना? 5000 हिस्सा क्या होता है? स्वीकार्य होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गई, तो क्या है, भागने गया तो पॉइंट लग गया, फिर कितने हो गए 20, फिर गिरने गया तो 0 लगी, फिर कितने हो गए 200, फिर भागने गया 200 पे, फिर हमारे पास कितने हो गए 2000, 2000 पे हमारे क्या गया, भाग गया, तो हमारे पास कितना है, तो इतना करंट हमारे पास क्या हो सकता है? स्वीकार्य हो सकता है। कितना? 0.004 एम्पियर क्या हो सकता है? लीकेज करंट हो सकता है। तो हमारे पास कितना होता है? 1/5000 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू तार स्थापना के लिए किस बार धारा वहन करने वाले तारों का चयन किया जाना चाहिए? तो हमारे पास क्या भाई, जो घरेलू वायरिंग होती है हमारे पास, जब हम उसकी वायरिंग करते हैं तो हमारे पास जो बार है वो कितनी धारा वहन कर सकने वाले तारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारे पास जो ये वायरिंग की जाती है, तो पूछ रहा भाई इस वायरिंग के अंदर से कितना लोड गुजार सकते हैं हम, उसके अनुसार हम क्या करते हैं? वायरिंग स्थापित करते हैं। तो हमारे जो सिंगल फेज की होती है, घर के अंदर कौन सी होती है? सिंगल फेज। तो सिंगल फेज के अनुसार हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम जो लोड होता है 5 किलोवाट तक का होता है। अगर 5 किलोवाट से लोड आपका ज्यादा है तो आपके पास पावर वायरिंग होगी। कौन सी वायरिंग होगी? पावर। और 3 फेज का आपके क्या लगेगा? मीटर लगेगा। तो घरेलू तार स्थापना के लिए किस बार धारा वहन वाले तारों का चयन किया जाना चाहिए? तो कितना भाई, वो अधिकतम कितना 5 किलोवाट का बार क्या करना चाहिए? सहन कर लेने वाले चाहिए। ऐसे तारों का हमने क्या करना है? चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर संयोजन में कंटिन्यूअस बस बार के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? जनरेटर ट्रांसफॉर्मर संयोजन में कंटिन्यूअस बस बार के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या भाई, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर संयोजन में कंटिन्यूअस बस बार के लिए हम क्या करते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम दोनों तारों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से स्विच और फ्यूज वायरिंग में कैसे लगे होते हैं? तो पूछ रहा भी हमारे पास, एक तो है स्विच जो क्या करता है, पावर को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, और फ्यूज क्या होता है हमारा? एक सुरक्षा उपकरण होता है। तो ये पूछ रहा भी फ्यूज और स्विच सर्किट में कैसे लगे होते हैं जो घर की वायरिंग की जाती है उसमें। ऑप्शन ए कह रहा है स्विच तो न्यूट्रल में लगा होता है और फ्यूज फेज के अंदर लगा होता है। ऑप्शन बी
स्विच फेज में होता है और फ्यूज न्यूट्रल में होता है। ऑप्शन सी स्विच फेज में, फ्यूज फेज में। तो कह रहा है फेज में दोनों ही चीज फेज में स्थापित होती, फ्यूज भी और स्विच भी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब सावधानियां पढ़ी थी उसमें हमने लिखा था भाई जो हमारा फेज सप्लाई वो हमेशा स्विच के माध्यम से कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्या होती है, लाइन तार होती है, इसके अंदर क्या रहता है, करंट रहता है। और दूसरा हमने कहा था भाई जो हमारा फ्यूज होता है वो हमेशा लाइव तार के अंदर ही लगाना चाहिए, यानी फेज सप्लाई के अंदर लगाना चाहिए। इसलिए क्या होते हैं, दोनों सुरक्षा की दृष्टि से फेज सप्लाई के अंदर लगे होते हैं। फ्यूज भी फेज सप्लाई के अंदर श्रेणी क्रम में लगता है और स्विच भी फेज सप्लाई के अंदर ही स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा तार अधिकतम धारा वहन करेगा। तो पूछ रहा भी कौन सा तार है जो अधिकतम धारा वहन करेगा। तो ऑप्शन ए है 10 गेज का, ऑप्शन बी 4 गेज का, ऑप्शन सी 18 गेज का, ऑप्शन डी 22 गेज का। तो हमारे पास क्या होता है, किस प्रकार से स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जो क्या होता है 0 से 36 तक इसके अंदर काउंटिंग होती है। क्या होती है, 0 से 36। तो जो 36 नंबर होता है ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा आकार। क्या होता है, सबसे छोटा आकार होता है इसका। और 0 का क्या होता है, सबसे बड़ा। क्या होता है, 0 का सबसे बड़ा। तो हमारे पास कौन सा तार करेगा, तो 10 गेज वाला करेगा, 4 गेज वाला करेगा, 18 गेज वाला करेगा या 22 गेज वाला करेगा। तो जिसका नंबर कम होगा वही अधिकतम धारा क्या करेगा, वहन करेगा। तो 4 नंबर गेज का हमारे पास क्या करेगा, अधिकतम। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 2 होता तो हमारे पास क्या हो जाता, 2 हो जाता। क्या होता, ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, 2 हो जाता। क्योंकि SWG बराबर हमारे पास क्या होता है, तो SWG बराबर होता है हमारे पास 1 बाय एरिया। क्या होता है, 1 बाय एरिया। क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होता है हमारा, किसके होता है, क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होता है SWG का मान। क्या भैया क्षेत्रफल ज्यादा है तो SWG का नंबर क्या होगा, कम। अगर क्षेत्रफल कम है तो SWG का नंबर क्या होगा, ज्यादा। तो 4 गेज का जो तार है वो क्या करेगा, अधिकतम धारा को क्या करेगा, वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के कारक को प्रभावित करता भी। तो कह रहा है जो विद्युत वायरिंग के अंदर जो तार प्रयोग किया जाता है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो तार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए तापमान करता है, ऑप्शन बी चालक करता है, चालक का आकार करता है, ऑप्शन सी जमीन के अंदर है या बाहर है तार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं हमारे पास, तो तापमान प्रभावित करता है। क्या करता है, तापमान प्रभावित करता है, चालक का आकार भी प्रभावित करता है, और जमीन के अंदर है या बाहर ये भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंतिम उप परिपथ में, अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश, पंखा चलाना है और प्रकाश की व्यवस्था के लिए तार की स्थापना के लिए तांबा चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। तो पूछ रहा है हमने क्या करना भाई, पंखा चलाना है और प्रकाश व्यवस्था करनी है, उसके लिए जो तांबे का तार प्रयोग किया जाता है वो कितने mm का प्रयोग किया जाता है तांबे का। ऑप्शन ए कह रहा है 1.5 वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1 वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 2.4 वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 4.00 वर्ग मिलीमीटर। तो जो तांबे का तार प्रयोग किया था हमारे पास घरेलू वायरिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए वो कितना होता है, 1 mm स्क्वायर का होता है। अगर यहीं पे एल्यूमिनियम की बात की जाए तो हम कितने का करेंगे, 1.5 mm स्क्वायर का करेंगे। कितने का, 1.5 mm स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर तांबे का तार प्रयोग किया जाएगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 वर्ग मिलीमीटर होना चाहिए। अगर एल्यूमिनियम का था तो हम किसका करते, ये हमारे पास होता है एल्यूमिनियम तार के लिए, किसके, एल्यूमिनियम तार के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग करते समय कुचालक प्रतिरोध न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो जो हमारे पास तार प्रयोग की जाती है उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि करंट क्या ना आए, बाहर ना आए। तो पूछ रहा भाई न्यूनतम प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 1 ओम, ऑप्शन सी 1 किलो ओम, ऑप्शन डी 1 मिली ओम। तो हम जब वायरिंग करते हैं तो कुचालक प्रतिरोध न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम। कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम तो कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अर्थिंग प्रणाली के लिए डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा भाई अर्थिंग के डिजाइन करना, हमने अर्थिंग डिजाइन स्थापना करनी है अर्थिंग की और उसकी गणना करनी है, तो उसके लिए किस प्रकार किस कोड का प्रयोग किया जाता है? अर्थिंग करने के लिए हमने जो सामग्री चाहिए उसकी गणना करनी है और कहाँ पे उसको स्थापित करना है, उसके लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IS इंडियन स्टैंडर्ड 4251, ऑप्शन बी है इंडियन स्टैंडर्ड 2855, ऑप्शन सी है इंडियन स्टैंडर्ड 2343, ऑप्शन डी है इंडियन स्टैंडर्ड 3350। तो अर्थिंग प्रणाली में गणना करनी है और उसकी स्थापना करनी है तो उसके लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमारे पास जो कोड होता है कौन सा होता है? उसके लिए हमारे पास कोड होता है 3043। कौन सा होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 3043। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर होता है। तो हमारे पास क्या होती है? कंड्यूट पाइप होती है, PVC पाइप होती है, ये जिसके अंदर हमारे क्या है, तार जाती है जिससे हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। तो कह रहा है इसके अंदर जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो कितने स्तर तक की प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए 200 वोल्टेज से कम, ऑप्शन बी 250 से 600 वोल्टेज, ऑप्शन सी 600 वोल्टेज से अधिक, ऑप्शन डी 440 वोल्टेज। तो कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर हमारे पास कितना होता है? 200, 250 से 600, 600 से अधिक या 440। तो हमारे पास कितना होता है कंड्यूट परिपथ के अंदर जो हमारे पास होती है वोल्टेज कितनी होती है? 250 से 600 वोल्टेज तक कंड्यूट के अंदर वोल्टेज स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है कि वायरिंग सही से कनेक्ट हो गई है या नहीं? तो ऐसा कौन सा परीक्षण है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वायरिंग के कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं? ऑप्शन ए है इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन बी है निरंतरता परीक्षण, ऑप्शन सी है ध्रुवीयता परीक्षण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण तो प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, निरंतरता को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस परीक्षण, और ऑप्शन डी है सी है ध्रुवीयता परीक्षण। तो ध्रुवीयता परीक्षण का प्रयोग हम केबल के अंदर फेज सही से कनेक्ट हो गया है नहीं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमने वायरिंग की तार मारी गई है, अब यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुंची है या नहीं, तो इसके लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं निरंतरता परीक्षण। भाई सप्लाई निरंतर चल रही है या नहीं चल रही, तो वायरिंग सही से कनेक्ट हुई है या नहीं, उसके लिए निरंतरता परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर वायरिंग के लिए तांबा चालकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस से कम नहीं होना चाहिए? तो कौन सी वायरिंग हमारे पास? पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग है और चालक हमारे पास कौन सा है? तांबा है। तो पूछ रहा है भाई पावर वायरिंग में तांबा चालकों का जो काट क्षेत्रफल होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? 1.5 वर्ग मिलीमीटर से, 4 वर्ग मिलीमीटर से, 2.5 वर्ग मिलीमीटर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1.5 का क्या होता है घरेलू के लिए? घरेलू जो हमारी क्या होती है? प्रकाश व्यवस्था हुआ फैन, क्या होती है? प्रकाश व्यवस्था हुआ फैन। 4 का होता है अगर एल्यूमिनियम की हमने तार प्रयोग की है और हमारे पास सर्किट कौन सा है? पावर सर्किट है, तो पावर परिपथ के लिए एल्यूमिनियम का तार प्रयोग करना तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 4 वर्ग मिलीमीटर होना चाहिए। अगर हमने तांबे की प्रयोग कर रखी तो हमारे पास कितना होना चाहिए?
2.5 वर्ग मिलीमीटर से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कितने, 2.5 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान सूतित तापमान सूतिन कॉपर तारों का प्रयोग किया जाता है। जो भी तापमान को सही से सहन कर सकते हैं, कॉपर तारों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ऑप्शन ए ओवरहेड लाइनों में, ऑप्शन बी भूमिगत केबलों में, ऑप्शन सी वायरिंग में, ऑप्शन डी अर्थिंग में। तापन शीतन कॉपर वायरों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो तापानुशीतन तारों का प्रयोग वायरिंग के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? वायरिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 20 एम्पियर की धारिता वाले 20 एम्पियर की धारिता वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो हमने पढ़ा था हमारे पास लीकेज करंट का जो स्वीकार्य मान हमारे पास कितना होता है, 1/5000वां हिस्सा। कितना होता है? 1/5000वां हिस्सा होता है। तो कितना होता है लीकेज करंट का अधिकतम करंट से कितना होता है? 1/5000वां हिस्सा। ऑप्शन ए है 0.0004 एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.04 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.004 एम्पियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास अधिकतम करंट कितना है? 20 एम्पियर है। तो एक की जगह हम क्या रखेंगे? 20 बटे में 5000। क्या रखेंगे? 20 बटे में 5000। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, भाग नहीं जा रहा तो क्या लग गया? पॉइंट। फिर क्या होगी? 0 20 हो गए, फिर नहीं जा रहा। फिर क्या लगा? 200 हो गए, फिर नहीं जा रहा। फिर जीरो लगाए, कितने हो गए? 2000 है। 2000 को 500 से भाग करें तो कितना आ गया? 4। तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 0.004 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। इससे अधिक हमारा क्या नहीं होना चाहिए? लीकेज करंट का क्या नहीं होना चाहिए? मान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए कौन से मापदंड होने चाहिए? तो जब हमने क्या करनी भाई, वायरिंग प्रणाली का चयन करना है तो उसमें हमारी वायरिंग के क्या क्या मापदंड होने चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है सुरक्षा, ऑप्शन बी है लागत, ऑप्शन सी है दिखावट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जब हम वायरिंग स्थापित करते हैं तो हम क्या करते हैं? सुरक्षा मापदंड का ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं भाई? लागत के बारे में भी सोचते हैं, लागत हमारी कितनी होगी। तीसरा क्या भी दिखने में भी क्या होनी चाहिए? हमारी सुंदर होनी चाहिए। तो इन तीनों मापदंड के ऊपर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पियर के एक सर्किट दर के लिए, क्या भाई 5 एम्पियर के एक सर्किट दर के लिए सही टीन तांबे के तार का साइज होगा? टीन और तांबे का तार का साइज पूछ रखा भाई 5 एम्पियर के लिए। ऑप्शन ए है 35 SWG, ऑप्शन बी है 38 SWG, ऑप्शन सी है 33 SWG और ऑप्शन डी है 36 SWG। तो SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो पेपर में पूछी जा सकती है, पिछले पेपर में आई हुई थी स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 5 एम्पीयर के लिए जो हमारे पास कितना होता है? तांबे तार के लिए साइज कितना होता है? 35। कितना होता है? 35 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहिक चालकों को इंसुलेशन क्यों किया जाता है? तो घरेलू वायरिंग के अंदर जो तार होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है? ये पूछ रहा है अभी। जो घरेलू वायर होते हैं उनके अंदर इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है धारा लीकेज रोकने के लिए, ऑप्शन बी भंवरदार हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है बिजली के झटके से बचने के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे पास ये एक चालक तार होता है। क्या होता है कि ये चालक तार होता है और इस चालक तार के ऊपर हमारा क्या लगा होता है? इंसुलेशन। तो पूछ रहा है ये इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है? तो ये बिजली के झटकों से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या भी बिजली के झटके से बचने के लिए, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली के झटके से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भंवरदार हानि को कम करने के लिए इसको क्या जाता है? लेमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू तार स्थापना में फ्यूज कहाँ लगा होता है? तो हमारे पास क्या भाई
घरेलू तार स्थापना है, उसमें फ्यूज कहाँ पे लगा होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा मीटर से पहले लगा होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा मीटर के बाद लगा होता है, ऑप्शन सी वितरण बोर्ड के बाद लगा होता है, और ऑप्शन डी कह रहा भाई कहीं पे भी लगा सकता है। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, लाइन एन के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हमारा ऊर्जा मीटर होता है, उसके बाद हमारा क्या लगता है भाई? फ्यूज लगता है। ऊर्जा मीटर के बाद फ्यूज को स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊर्जा मीटर के बाद फ्यूज को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ की योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो क्या करना भाई? किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ की योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है लेआउट आरेख, ऑप्शन बी है वायरिंग आरेख, ऑप्शन सी है स्थापना आरेख, और ऑप्शन डी है सर्किट आरेख। तो क्या भाई किसी चीज की हमने क्या करना भाई? परिपथ की योजनाबद्ध योजना बनानी है और उसका क्या करना है? संयोजन करना है। तो हमारे पास क्या भाई पहले से क्या होना चाहिए? एक सर्किट डायग्राम तैयार होना चाहिए उस योजना को करने के लिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्किट डायग्राम बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्किट डायग्राम के अनुसार हम क्या करते हैं? उस चीज को स्थापित करते हैं, कौन सी चीज कहाँ लगी है और कौन सा का कनेक्शन किस रूप से किया जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टेज पात कम हो जाए? क्या हो जाए? तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाए? कम हो जाए। ऑप्शन ए तार की लंबाई, ऑप्शन बी है तार का अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है तार का प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या होता है? आर एल बाई ए। क्या होता है? आर एल बाई ए। क्या होता है? आर एल बाई ए। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या करेगा? लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध बढ़ गया। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने से नहीं होगा, तार का प्रतिरोध बढ़ाने से भी नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे? तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तार का काट तार का अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय, क्या भाई इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी है हमने, उसमें प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय किस मापदंड पर विचार नहीं होता? तो हमने क्या करना भाई? इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी है, उसमें जो प्रयुक्त केबल है, उसमें जो केबल प्रयोग की जाती है उसका चयन करना है। तो उस चयन करते समय किस मापदंड के ऊपर विचार नहीं होता? ऑप्शन ए वोल्टेज ग्रेडिंग पे नहीं होता, ऑप्शन बी अर्थिंग पे नहीं होता, ऑप्शन सी है कोरों की संख्या के ऊपर नहीं होता, ऑप्शन डी है चालक सामग्री के ऊपर नहीं होता। तो जब भी हमने केबल का चयन करना है तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वोल्टेज ग्रेडिंग देखी जाती है, किस वोल्टेज ग्रेडिंग की केबल प्रयोग की जानी है, उसके अंदर कितने तार है। तो हमारे पास जैसे ये केबल होती है तो इसके अंदर कितने तार हैं, तो इन कोरों के बारे में भी हमें क्या भी इस पे भी विचार करना चाहिए। ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है चालक सामग्री। तो जो चालक हमारे पास वो एल्यूमिनियम का है या तांबे का है तो उस पर भी विचार किया जाता है। तो किसके ऊपर नहीं किया जाता? अर्थिंग बिंदु के ऊपर नहीं किया जाता। तो केबल का चयन करते समय अर्थिंग बिंदु के ऊपर क्या नहीं किया जाता? विचार नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों पर प्रयोग की जाने वाली तार। तो हमारे पास क्या भी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पे कौन सी तार प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है धातु परिरक्षी तार स्थापना, ऑप्शन बी है क्लेट तार स्थापना, ऑप्शन सी है सीटीएस कवचित तार स्थापना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों पे जो तार प्रयोग की जाती है हमारे पास कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास सीटीएस। कौन सी होती है? सीटीएस कवचित तार स्थापना।
तो सीटीएस हमारे पास क्या होता है? तो सीटीएस हमारे पास होता है केओ टायर शीथड। क्या होता है? केओ टायर शीथड। ये इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? सीटीएस की फुल फॉर्म क्या है? केओ टायर शीथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों, इमारतों तथा कारखानों में निम्न पावर वर्क हेतु वायरिंग प्रयोग होती है। तुम्हारे पास किसके हमारे घर है, इमारत है तथा कारखानों में निम्न पावर, निम्न वोल्टेज वर्क हेतु कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए टफ रबड़ शीथड केबल। तो इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं भाई? जहां पे हमें पावर सप्लाई क्या चाहिए? अधिक। ऑप्शन बी है कब टायर सीटेड केबल। ऑप्शन सी है वैल्केनाइड रबड़ इंसुलेटेड केबल। ऑप्शन डी है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। तो घरों के अंदर हम जो तार प्रयोग करते हैं हमारे पास कौन सी होती है? इमारत में भी वही प्रयोग करते हैं, कारखानों में भी, जहां पे निम्न वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है तो हमारे पास कौन सी होती है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कौन सी का करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग हम क्या करते हैं उसके अंदर? करते हैं। किसका करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। तो ऐसी कौन सी वायरिंग है जो सबसे सस्ती है और सबसे आसानी से उसको स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्लेट वायरिंग। ऑप्शन बी सीसा कवचित वायरिंग। ऑप्शन सी केसिंग केपिंग वायरिंग। ऑप्शन डी है बेटन वायरिंग। तो ऐसी कौन सी वायरिंग है जो आसान है और क्या है? सस्ती है। तो हमारे पास कौन सी होती है वो? तो हमारे पास क्लेट वायरिंग क्या होती है? आसानी से स्थापित की जाती है। और क्या होती है हमारे पास? सस्ती वायरिंग होती है। क्या होती है? सस्ती वायरिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सागौन की लकड़ी पर टीआरएस टायर रबड़ शीथड टीआरएस केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सागौन की लकड़ी के ऊपर टीआरएस की केबल हमने डालनी है। हमारे पास क्या, ये सागौन की लकड़ी होती है। क्या होती है? सागौन की लकड़ी होती है और इसके ऊपर टीआरएस हमने क्या करनी है? केबल डालनी है। तो डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? क्लेट वायरिंग प्रयोग की जाती है, पीवीसी वायरिंग प्रयोग की जाती है, बेटन प्रयोग की जाती है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर हमारी जो प्रयोग की जाती है कौन सी होती है हमारे पास? वो होती है हमारे पास बेटन। कौन सी होती है? बेटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अस्थायी वायरिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तो जहां पे हमने अस्थायी वायरिंग करनी है, जैसे मेलों में करनी है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो वायरिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी वायरिंग बोलते हैं। तो अस्थायी वायरिंग के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? केसिंग केपिंग वायरिंग। ऑप्शन बी पीवीसी वायरिंग। ऑप्शन सी है टीआरएस वायरिंग। ऑप्शन डी है क्लेट वायरिंग। तो सबसे सस्ती हमारे पास कौन सी होती है? सबसे आसान पद्धति तो हमारे पास होती है क्लेट वायरिंग। कौन सी होती है? क्लेट वायरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी काफी नीचे है, वो हम यहीं लिख लेते हैं। तो ऑप्शन जो डी हमें दिया हुआ है, तो क्लेट वायरिंग में खांचे बनाए जाते हैं। तो पूछ रहा है भाई जो क्लेट वायरिंग होती है उसके अंदर खांचे किस चीज के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए कांच के। ऑप्शन बी चीनी मिट्टी के। ऑप्शन सी तांबे के। ऑप्शन डी लोहा के। तो जो खांचे बनाए जाते हैं हमारे क्लेट वायरिंग के अंदर वो किसके बनाए जाते हैं? तो क्लेट वायरिंग के अंदर जो खांचे बनाए जाते हैं हमारे पास किसके होते हैं? वो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के खांचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सतह पर वाहक नाली वाली वायरिंग को
के मामले में दो सैडलों के बीच अधिकतम दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? सतह पर। तो हमने क्या भाई सरफेस के ऊपर जो वायरिंग करनी है, तो इसमें कह रहा है भाई जो नाली वाली वायरिंग होती है, क्या होती है, इस प्रकार से हमारी ये नाली का वायरिंग होती है। तो इसमें कह रहा है जो सैडल प्रयोग किए जाते हैं, क्या इसके स्थापित करने के लिए जो सैडल प्रयोग किए जाते हैं, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो दो सैडलों के बीच अधिकतम दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 90 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी हमारे किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर से, किससे? 60 सेंटीमीटर से अधिक ये दूरी क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो कितनी? 60 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए वायरिंग होती है। तो वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था स्थापित करनी है, उसके लिए किस प्रकार की वायरिंग की जाती है? ऑप्शन ए सरफेस कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन बी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन सी है केसिंग वायरिंग, ऑप्शन डी है टीआरएस वायरिंग। तो हमारे पास जो वर्कशॉप होती है उसमें प्रकाश व्यवस्था के लिए हमारे पास जो वायरिंग की जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो हमारे पास होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ये कंडक्टर नहीं है, ये हमारे पास क्या है? कंड्यूट। क्या भाई? सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा भाई औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है? कंड्यूट का जो पाइप हम प्रयोग करते हैं हमारे पास किस प्रकार की होती है? लोहे की होती है, प्लास्टिक की होती है? ऑप्शन ए जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप, ऑप्शन बी पीवीसी कंड्यूट पाइप, ऑप्शन सी है पीपी पाइप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक वायरिंग के लिए हमारे पास जो कंड्यूट पाइप प्रयोग की जाती है हमारे पास क्या होती है अभी? जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप होती है। कौन सी होती है? जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहा है हमारे पास? बैटन वायरिंग है ये, और यहाँ पे हमारी ये क्या है? केबल डली है। तो इन केबल को सही से स्थापित करने के लिए इनके ऊपर क्या चीज लगाई जाती है? तो कह रहा है इनके ऊपर क्या चीज लगाई जाती है ताकि ये सही से स्थापित रहे, क्लिपिंग रहे? ऑप्शन ए कह रहा है क्लैंप, ऑप्शन बी कह रहा है लिंक केबल, ऑप्शन सी है टाई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इनको सही से स्थापित या दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए लिंक केबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिंक केबल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। तो कौन सी वायरिंग का प्रयोग भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित हेतु अपेक्षित है? तो ऐसी कौन सी वायरिंग है जो भवन निर्माण के समय हम क्या प्रयोग करते हैं? तो जब हम भवन का निर्माण करते हैं तो उस समय कौन सी वायरिंग स्थापित की जाती है? ऑप्शन ए है कंड्यूट सरफेस वायरिंग, ऑप्शन बी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी बैटन वायरिंग, ऑप्शन डी है क्लेट वायरिंग। तो ये कह रहा है जब हम भवन का निर्माण करते हैं तो उसके साथ ही हम क्या करते थे? वायरिंग स्थापित कर देते हैं। तो उस वायरिंग को हम क्या कहते हैं? सरफेस वायरिंग कहते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, बैटन वायरिंग कहते हैं, या क्लेट वायरिंग। तो हमारी जो सरफेस होती है वो हमारी क्या होती है? बाद में होती है। जो हमारे भवन निर्माण के साथ साथ जो वायरिंग की जाती है वो कौन सी होती है? कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वायरिंग। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वायरिंग। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वायरिंग। तो ये थी हमारी डोमेस्टिक वायरिंग की पहली क्लास, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो बाकी बच्चे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमारी थी पहली क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और इस बार अपना सिलेक्शन टेक्निकल पोस्ट के अंदर पक्का करना। यही हम आपके लिए दुआ करते हैं, यही हमें क्या आपसे आशा है। धन्यवाद।